नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको टिहरी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ ये कार्यक्रम है, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजेश नौटियाल जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, भाई हुकुम सिंह जी, भाई हीरामणि गौड़ जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मसूरी मनमोहन सिंह मल जी, बहन गीता रावत जी, कविता यौनशिला जी, जिनकी जिला पंचायत है, श्री रणवीर सिंह सजवाण जी, जिन्होंने हम सब लोगों को यहाँ पर आज इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन करने का जिन्होंने यहाँ पर जिनका दायित्व रहा, महिपाल सिंह सजवाण जी सह संयोजक, विक्रम सिंह सजवाण जी सह संयोजक, सुरेश सजवाण जी एवं मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उधर मंच पर भी हमारे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री सौरभ जी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत जी एवं सभी हमारे आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में पधारी सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी जिन्होंने स्कूल के हमारे बच्चे, बेटे बेटियां, जिन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ पर लोक नृत्य प्रस्तुत किया, सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो अर्जुला क्रीड़ा समिति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम विगत पिछले 23 वर्षों से इस क्षेत्र के आसपास के 8 गांवों को लोगों को जोड़ने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य आप सबके द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन होते हैं और ये खेल और सांस्कृतिक मेले जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे सभी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को एक बहुत शानदार मंच यहाँ पर उपस्थित करवाते हैं। इससे जहां हमारी लोक संस्कृति बढ़ती है और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, मैं विशेष करके मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार, पूर्वजों के द्वारा दी हुई हमारे को विरासत, उसको लगातार आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। अभी तो आसपास के 8 गांवों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज दुनिया हो, देश हो, प्रदेश हो, मैं सभी से कहता हूं कि जो भी लोग अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपनी विरासत को छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों से हट जाते हैं, तो ठीक वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो खड़ा होता है, हरा भरा दिखता तो है, लेकिन अगर जड़ें सूख जाती हैं या जड़ें कट जाती हैं, उनका पोषण ठीक प्रकार से न हो पाए, तो धीरे धीरे वो पेड़ भी सूखने लगता है और एक दिन पेड़ भी गिर जाता है। तो इसलिए अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो पूर्वजों के दिए हुए हमको संस्कार है, उनको हम सबको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। इसको देकर इस बार हमने तय किया था कि आपने देखा होगा, हर वर्ष एकादशी के दिन, दीपावली के 11वें दिन हमारे यहाँ पर पहले से ही कहीं इगास के रूप में, कहीं बूढ़ी दिवाली के रूप में ये पहले से मनाया जाता रहा। इस बार हमने प्रयास किया कि जिसको लंबे समय से हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में लोग अलग अलग नामों से इसको मनाते हैं,
तो इस बार इगास बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। ये बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि दीपावली के अगले दिन ही हमने उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारे जो देश में, प्रदेश में अनेकों स्थानों पर जितने भी जन हमारे रहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, वह सब भी अपने अपने गांव आए, अपने अपने घरों में आए और धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। मुझे खुशी है कि इस बार इगास के पर्व को, बूढ़ी दिवाली को पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। सबने अपनी लोक संस्कृति का ठीक प्रकार से मनाने का और उसमें सब लोगों ने जो है भाग लिया। भाइयों बहनों, ये निश्चित रूप से जहां हमारी जो है आने वाली नई पीढ़ी को ये संस्कार हमारे विरासत में मिलते हैं। भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी जो पहचान है, उस पहचान को बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए और मुश्किल का काम होता है। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इस प्रकार के आयोजनों से हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं लोक नृत्यों के माध्यम से, कोई प्रदर्शन के माध्यम से अपने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हम सब के सामने मंचों पर करते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेलकूद खेलने के लिए उनको एक मंच मिलता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको अपनी एक पहचान बनाने का भी, अपने को आगे लाने का भी यह एक माध्यम है। इसलिए मैं पुनः बहुत अर्जुला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के लोगों को, सभी को, उसके पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि लंबे समय से एक हमारी जो परियोजना है, पंपिंग योजना, कांडी पंपिंग योजना, उस कांडी पंपिंग योजना के बारे में जहां क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहीं हमारे विधायक जी उसके लिए विशेष रूप से लगे हुए थे। सभी लोगों ने जो है, और इनका विशेष आग्रह भी था कि आज इस योजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे अवश्य ही रहना है, इन्होंने ऐसा कहा था। इसलिए भी जो है मैं इस कार्यक्रम में आया और आप सब लोगों से भेंट हुई। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, क्षेत्र के लोगों ने बड़ा प्रयास किया। साथ ही साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, तो टिहरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं की तमाम सौगातें दी और साथ ही साथ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं आगे बढ़ेंगे, शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी की सर्वदलीय बैठक जारी है। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर बैठक में चर्चा जारी है। बता दें कि बैठक में विपक्ष के सवालों के जवाब देने को लेकर रणनीति बनेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक में किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा, उस पर रणनीति बनी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक में चर्चा जारी है। बैठक में विपक्ष के सवालों पर किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, उसे भी लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। 29 नवंबर यानी कल से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी सर्वदलीय बैठक जारी है। वहीं बैठक में किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा, इसे लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई जाएगी और साथ ही साथ किसी भी तरह के हथियार, लाठी डंडे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। वे बता दें कि कई संगठनों ने विधानसभा कूच करने का भी ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही साथ धारा 144 भी लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के 300 मीटर दायरे में धारा 144 लागू किया जाएगा।
किसी भी तरीके के हथियार, लाठी, डंडे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। अशोक, कल से 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि बीजेपी की तरफ से किस तरीके से ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार कई सारे मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी को लेकर हो या फिर अंकिता हत्याकांड मामले को ही लेकर क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए जो है विधानसभा सत्र का यानी 29 नवंबर यानी कि कल से जो है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। और इस सत्र के दौरान जो है अब तक की तैयारी अगर विधानसभा की ओर से बात करें पूरी कर ली गई है। वहीं आज कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस समय विधानसभा अध्यक्ष शीतू खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही है और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और जो बसपा के विधायक है मोहम्मद शहबाज इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि सरकार अनुपूरक बजट जो है वो किस दिन पेश करेगी और कितने विधेयक होंगे वो जो पास होंगे। तो कहा जा सकता है कि इस कार्य मंत्रणा की बैठक में पूरा एक बिजनेस को लेकर के कितना बिजनेस है इस बार का उसको लेकर पूरी रूपरेखा तय की जाएगी, जिसके बाद एक बैठक खत्म होने के बाद सर्वदलीय बैठक की जाएगी। कहा जा सकता है कि इस बार के जो सत्र जो होने जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको जरूर कहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए प्रीति विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं सरकार भी हालांकि पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन अगर उन मुद्दों की बात करें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु की अगर यहाँ पर बात करें, चाहे वो यूके ट्रिपल एस की भर्ती धांधली का मामला हो, विधानसभा में बैकडोर से जिस तरह से भर्ती का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, पलायन को लेकर बात कर ली जाए, या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड की नेगी हत्याकांड, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक चिंता यहाँ पर बनी हुई है। आज हमने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से बात की तो उनके साफ तौर पर एक बात की गई है, सभी को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता जरूर व्यक्त की है। अब विपक्ष का हमेशा से हर सत्र में हमने देखा है, एक ये जरूर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई देती है। विपक्ष खास तौर पर यह बात कहता है कि उनको बोलने का समय नहीं दिया जाता और जो सत्र की अवधि है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम रखी जाती है। यहाँ पर देखना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस बार 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक सत्र की जो अवधि रखी गई है, सबसे पहली बात, क्या 5 दिसंबर तक के सत्र चलेगा? क्या पूरा इतना बिजनेस है इस बार कि सरकार के पास पूरा 5 दिसंबर तक के सत्र आउट किया जा सकेगा? कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए खुद कांग्रेस इसको लेकर के चिंता व्यक्त कर चुकी है। हालांकि अभी कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही है, बैठक के बाद साफ तौर पर पता चल पाएगा कि इस बार का कितना बिजनेस है। वही दूसरी सर्वदलीय बैठक की होगी। एक और अगर बात करें, सरकार का इस बार का पूरा फोकस अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ धर्मांतरण संशोधन के साथ साथ कई ऐसे विधेयक पास करने पर होगा। तो वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से एक ठोस रणनीति इस समय कांग्रेस बना चुकी है, अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है सरकार को घेरने के लिए। यहाँ देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार इस बार इस सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दे। बिल्कुल अशोक, और साथ ही साथ सुरक्षा को भी लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया जाएगा। किसी भी तरीके के हथियार या उपद्रवी चीजों को लेकर वहां पे जाना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि कई विपक्षी संगठनों ने विधानसभा कूच का भी ऐलान किया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में इस बार शीतकालीन सत्र को लेकर कुछ ज्यादा ही दोनों तरफ से तैयारियां की गई है। निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, अगर हम यहाँ पर विपक्ष की बात करें, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात कर ले या अन्य विभिन्न संगठन, पहले से ही ये बात कह चुके हैं कि सत्र से पहले दिन ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा और कहीं महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। तो वहीं अगर बात करें सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो खुद देहरादून जिला अधिकारी सोनिका ने इसके लेकर के एक पहले से आदेश जारी कर दिए हैं और विधानसभा के 300 मीटर का जो दायरा है उसमें धारा 140 लागू कर दी गई है। और साफ तौर पर एक ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इन 300 मीटर दायरे के अंदर किसी तरह का भी कोई हथियार, लाठी, डंडे जो है वो लाना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भी अगर प्रोटेस्ट होता है, अगर उस प्रोटेस्ट को मंजूरी होगी तो ही वो 300 मीटर के दायरे में आ सकेगा, वरना उसको 300 मीटर दायरे में आने की भी अनुमति नहीं होगी। यही इसी के साथ साथ एक प्रोटेस्ट में एक महत्वपूर्ण बात ये भी रखी गई है
कि प्रोटेस्ट अगर पैदल मार्ग का होगा तो ही वो आ सकेगा। इसके अलावा अगर कोई इसमें प्रोटेस्ट में वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उस पर भी प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया है। जी। और अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है या नियमों की धज्जियां उड़ाता है तो उस नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर सुरक्षा के लिहाज से देखिए प्रीति, तो सुरक्षा के लिहाज से बड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जी। एक सवाल जरूर उठता है कि देखिए प्रीति, क्योंकि इस बार जो है विधानसभा में जिस तरह से बैकडोर से भर्तियां हुई हैं उसके बाद बिल्कुल अशोक, देखिए कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था भी सटीक की गई है। तो वही आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि जहां एक ओर सरकार का पूरा फोकस अनुपूरक बजट पेश करने पर होगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हिंदी खबर ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से आउट होने जा रहा है। मेरे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। यशपाल आर्य जी, कल से जो है सत्र आउट होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? सरकार का पूरा फोकस अनुपूरक बजट को लेकर के है, किन किन मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेरने का काम किया जाए? देखिए, अंतरिम बजट है, सप्लीमेंट्री बजट, और विषय बहुत सारे हैं, बहुत ही बर्निंग इशूज हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, और भी विषय हैं, भर्ती घोटाला, विभिन्न संस्थाओं में जिस तरह से भर्तियों में अनियमितताएं धांधली हुई हैं, ये विषय तो है ही। आज हमारी 4 बजे विधानमंडल दल की, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होनी है। हमारे माननीय विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, सबसे विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि विषय अनेक हैं, लेकिन समयावधि की चिंता है हमें। हम चाहेंगे कि यह सत्र लंबा चले और बिजनेस को बढ़ाएं। जब बिजनेस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमें समय भी मिलेगा, लेकिन मुझे सरकार की मंशा पर, नियत पर संदेह है कि अंतरिम बजट को जिसमें चर्चा नहीं होती है पारित किया जाए, उसके बाद फिर अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो जाए, इस बात की चिंता है। लेकिन बहुत ही बर्निंग इशूज हैं पूरे प्रदेश में। जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भर्ती घोटालों में जिस तरह से अनियमितताएँ हुई हैं, धांधली हुई है, पैसे का खेल हुआ है, तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा मानना है कि और आपदा से प्रभावित क्षेत्र में आज भी वहाँ पर कोई सुन लेने वाला नहीं है, तो ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर आज हम एक आपस में मिल बैठकर एक किन विषयों को प्रमुखता से लिया जाए, प्रमुख विषयों को लेंगे, और जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके विभिन्न क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में भी उनकी भी समस्याएं हैं। समय को लेकर के आपने भी चिंता व्यक्त की है, और हमने हर बार ये सत्र में देखा है विपक्ष कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहता है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या लगता है इस बार जो सत्र की अवधि रखी गई है, क्या पूरा 5 दिसंबर तक जो है सत्र आउट किया जाएगा? देखिए, हमने कहा है कि हमने हमेशा सकारात्मक सहयोग दिया है, हम रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हंगामा खड़ा करना, अनावश्यक सदन को स्थगित करना हमारी नियत नहीं है। हम ईमानदार हैं, हमारी नियत साफ है। हम चाहते हैं कि सदन की सत्रावधि बढ़े, हम चाहते हैं कि कोई व्यवधान पैदा न हो। हाँ, इस बात का डर होता है, इस बात का हमें एहसास होता है कि जब सरकार असहज होती है, सरकार जवाब देने से बचना चाहती है, तो ट्रेजरी बेंच से ही इस तरह के हंगामा और इस तरह के टोका टाकी होती है, उसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाता है। ऐसा न हो। तो जहां एक और सरकार का पूरा फोकस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने का होगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर, देहरादून। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी माफियाओं पर एक्शन होगा। राज्य सरकार अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी। गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की भी संपत्ति जब्त होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी गैंगस्टरों पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो भी पेपर लीक मामले में अभी गिरफ्तार आरोपी है उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी। राज्य सरकार ने इसे लेकर निर्देश दे दिए हैं और गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। और वहीं अभी हाल ही में पेपर लीक मामले में जो भी गिरफ्तार आरोपी है उनकी भी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। अशोक, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलता था, वैसे ही अब उत्तराखंड में धामी का हंटर चल रहा है और अब अपराधियों पर, आरोपियों पर उनकी संपत्तियों को भी अब जब्त किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सही बात है ये कि देखिए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं बाबा का बुलडोजर जो है माफिया के खिलाफ इनकी अवैध संपत्तियों पर चलता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भी उसी तरह जो है उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हिंसा जो है उन माफियाओं के खिलाफ जिनकी अवैध संपत्ति है लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं, जिनकी भी अवैध संपत्ति होगी उसको जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूके SSS की अगर बात करें, जिस तरह से धांधली हुई है और इसमें जो सम्मिलित पाया गया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की गई है। और उन्हीं में से कुछ आरोपी ऐसे रहे हैं कि जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट करते हुए उनकी जो पूरी जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने को लेकर भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात कह चुके हैं। देखिए, अगर जिस तरह से बात करें कि इस पूरे यूके SSS मामले में हाकम सिंह जिनका की लीड रोल है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी के जिले के जो 3 जो अवैध संपत्तियां थी उसको जब्त किया जा चुका है। उसके साथ साथ जो रेप का एक बागान है उसको भी कब्जे में लिया गया है और इतना ही नहीं, 6 करोड़ की जो अवैध संपत्ति है उसको भी जब्त करने की बात जो है सरकार पहले कह चुकी है। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की अवैध संपत्ति होगी तो उसको जब्त किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अवैध संपत्तियों की अगर यहाँ पर बात की जाती है प्रीति, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी संपत्तियां होती है अवैध जिस तरह से करके या फिर गबन करके कि जिस तरह से जो लोग अपने पास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जनहित का जो ये पैसा है, कहीं ना कहीं सरकार का पूरा इस समय उद्देश्य है कि ये जनहित का पैसा है और जनहित के विकास कार्यों के लिए उत्तराखंड के चौमुखी विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उसमें इसका उपयोग किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीति कि आने वाले समय पर जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कितने लोग ऐसे सामने आएंगे कि जिनकी अवैध संपत्ति होगी और उनके खिलाफ किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आ जाती है कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हम मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात करें तो अवैध संपत्ति को लेकर के कांग्रेस हमेशा से सरकार पर हमलावर होती आई कि कई बीजेपी के लीडर्स भी ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ ऐसे अवैध संपत्तियां हैं। और अगर ऐसे में बीजेपी के लीडर्स में अगर कोई ऐसे में सामने बिल्कुल, धामी सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया जा चुका है कि जो भी अब अपराधी होंगे उनके संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारियों के लिए।